जागता है। क्या उसे किसी चीज ने काट लिया है? वो अपने हाथ को देखता है। जरूर उसको किसी चीज ने काटा है। वो लाल धब्बा देख सकता है। वो अपराधी को चारों ओर देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। वो उम्मीद करता है कि बेड बग्स होंगे, यही आखिरी चीज है जो हो सकती है। उसे पोटेंशियल पेस्ट की वजह से अपनी आंखें खुली रखना होंगी। वो नहीं चाहता है कि ऐसा दोबारा हो, क्योंकि लाल धब्बे वाली जगह पर अब खुजली और बेसुकूनी महसूस हो रही है। एक दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन बग्स के निशान नहीं होते हैं। ये कोई अचानक आया हुआ कीड़ा रहा होगा, जो सर्दी से बचने के लिए उसके घर के अंदर आया था। एक या दो दिन के लिए उसको हाथ का स्थान थोड़ा खुरदरा लगा, लेकिन अब वो इसके बारे में भूल चुका है। अब उसे कोडिंग सेशन शुरू करने से पहले कॉफी की जरूरत है। वो आदमी अपने किचन में कॉफी का एक ताजा कप बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि मुश्किल हो रही है। वो कॉफी बनाने की जगह सब गड़बड़ कर रहा है। उससे उसका फेवरेट मग जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। फिर वो फैसला करता है कि उसे कॉफी की जरूरत नहीं है। कुछ रातों बाद आदमी टीवी देख रहा होता है तो उसे खांसी होने लगती है। पहले थोड़ी होती है, लेकिन फिर ज्यादा होने लगती है। खांसी लंबी और गहरी भी हो जाती है, जैसे वो उसके लंग्स के बिल्कुल नीचे से आ रही हो। वो उम्मीद करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। वो काफी दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकला, तो कुछ कैसे हो सकता है? क्या बग्स बीमारी ट्रांसफर कर सकते हैं? उसे बाद में देखना होगा। अभी के लिए उसे इस खांसी के बारे में कुछ करने की जरूरत है। अगर बनी रहती है तो वो सो नहीं पाएगा। उसे दवाई लेने जाना चाहिए। आदमी तैयार होता है और बाहर निकल जाता है। जब वो फार्मेसी की तरफ जाता है तो हल्की बर्फ पड़ रही होती है, और जिस तरह से चांद आकाश में नजर आता है वो बयान नहीं कर सकता। इस अंधेरी सर्दी की शाम में एक सुंदर सी रोशनी बिखेरता है। फार्मेसी के अंदर वो कोल्ड मेडिसिन सेक्शन ढूंढता है और एक कफ सप्रीसेंट उठाता है। वो इसे काउंटर पर ले जाता है और कुछ कैंडी बार्स भी लेने का फैसला करता है। उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा मीठा खाने का शौक बना लिया है। आदमी दोबारा खांसने लगता है, लेकिन ये अच्छा है कि वो इसके लिए दवाई ले रहा है। कई दिन बीत जाते हैं और आदमी बेहतर महसूस नहीं कर रहा है। ये खांसी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। वो फैसला करता है कि आखिरकार डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है। वो डॉक्टर्स ऑफिस में वेटिंग रूम में बैठा है। अपनी खांसी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े मुश्किल समय में होता है। कमरे की दूसरी तरफ एक महिला भी खांस रही है। उसे देखकर ये तसल्ली में आता है कि कोई वबा चल रही होगी। एक नर्स वेटिंग रूम में आती है और उसका नाम लेती है। डॉक्टर उसे देखने के लिए तैयार है। डॉक्टर के अंदर आने पर आदमी एग्जामिनेशन रूम के बेड पर बैठा है। वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख रहा है और अपने क्लिपबोर्ड से नजर तक नहीं हटाता है। वो आदमी से कहता है कि वो अपनी कमीज उठा दे ताकि उसकी जांच की जा सके, और आदमी ऐसा ही करता है। ठीक है, देखते हैं परेशानी क्या है, डॉक्टर कहता है। आखिरकार वो आदमी को देखता है और चिल्लाता है। एससीपी फाउंडेशन को लोगों के लिम्स मेटामॉर्फोसिंग से इंसेक्टॉइड अपेंडेंजेस होने की रिपोर्ट सुनने में देर नहीं लगी, और उन्हें तुरंत पता चल गया कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं। ये पैरासाइटिक लिम्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक और वाकया था, जिसे SCP-150 के रूप में जाना जाता है। SCP-150 एक जिद्दी पैरासाइट है, जिसका मतलब है कि इसे अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। ये साइमोथ हुआ एक्जुआ के समान जाहिर होता है। वो पैरासाइट जो जुबान को अपने शरीर से बदलने से पहले एक मछली की जुबान खाता है। SCP-150 वही बिहेवियर अपनाता है, हालांकि मनुष्यों को प्रभावित करता प्रतीत होता है। जब कोई मानव छोटे बग जैसे जीव के संपर्क में आता है तो ये अपने आप को अपने होस्ट की त्वचा के नीचे समोहित कर लेता है। इसके बाद लगभग 7 दिनों के दौरान SCP-150 होस्ट के मांस में अंदर तक चला जाएगा और मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल बदलाव होने लगेंगे। सबसे पहले और जाहिरी रूप से SCP-150 उस लिम्फ को बदलने का काम शुरू करेगा जो ओरिजिनल इन्फेक्शन साइट के सबसे नजदीक है। जैसे जैसे SCP-150 गहराई में जाता है और मांस को खाता है, ये एक ऐसी सब्सटेंस को निकालता है जिसमें लिम्फ के लापता हिस्से को एक हार्ड काइटोनिस मटेरियल के साथ बदलने का प्रभाव होता है, जो अपने पेंडेजेस में से एक जैसा दिखता है। काइटिन के नीचे निकला हुआ सब्सटेंस एक रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम बनाता है, जो होस्ट के नए लिम्फ को कंट्रोलिंग एबिलिटी देता है, जैसे कि उनका अपना हो। जैसे ही ये खाता है, SCP-150 कई तरह के केमिकल्स को निकालता है जिसमें एनेस्थेटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट और ट्रांसप्लांट रिजेक्टिंग प्रॉपर्टीज करने वाले गुण होते हैं, जो होस्ट के शरीर को परिवर्तन का जवाब देने या यहाँ तक की प्रक्रिया करने से रोकते हैं।
वास्तव में होस्ट अक्सर रिपोर्ट करेगा कि उनका नया लम्ब पूरी तरह से सामान्य है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मजबूत और रेजिलिएंट महसूस करता है। SCP-150 लगभग 1 से 2 हफ्ते तक फीड जारी रखेगा और जैसे ही ये अपने होस्ट के शरीर के न्यूट्रिएंट्स को खाता है, ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिससे अंडे सीधे ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाएंगे, जबकि इनमें से अधिक अंडे मर जाएंगे। आमतौर पर होस्ट के शरीर के काफी हिस्सों को बचाने के लिए जीवित रहते हैं, जहां वो अधिक अंडे फीडिंग, रिप्रोड्यूसिंग और स्प्रेडिंग की प्रक्रिया को दोहराएंगे। ये सिद्धांत दिया गया है कि अपने आप रिप्रोड्यूस करने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि SCP-150 का एक ही मकसद है, नई कॉलोनी बनाना। SCP-150 से इन्फेक्टेड लोग कभी कभी इस वक्त के दौरान अपनी मोटर स्किल्स के साथ थोड़ी परेशानी और मसलों की रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आमतौर पर इसकी कोई नॉलेज नहीं दिखाएंगे। आखिर में SCP-150 के अंडे होस्ट के लंग्स तक पहुंच जाएंगे, जहां सिमुलेटिंग की प्रक्रिया जारी रहती है। इस बार लंग्स को खुद ही बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अधिक अंडे रिप्रोड्यूस किए जाएंगे और फिर होस्ट के खांसने से शरीर से बाहर फैल जाएंगे। इस समय के दौरान 10,000 अंडे प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें से लगभग 1% बच जाएंगे। एक और होस्ट ढूंढेंगे और खुद को इम्प्लांट करेंगे। एसिमिलेशन करने की प्रक्रिया तब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैल जाती है। होस्ट कोई संकेत नहीं दिखाएगा कि उनके कॉन्शियसनेस और बिहेवियर किसी तरह से प्रभावित हुआ है। SCP-150 के होस्ट के साथ इंटरव्यू में जो लोग इस बात से अनजान हैं कि वो इन्फेक्टेड हैं, उन्हें अपने शरीर में या बाहर होने वाले चेंजेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब सब्जेक्ट्स को जानकारी दी जाती है कि वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो वो ओरिजिनल इन्फेक्शन साइट को दिखाने में सक्षम हो जाएंगे और सहमत होंगे कि चेंजेस हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके नए काइटोनस अपेंडेजेस के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और अक्सर व्यक्ति इसके बारे में पॉजिटिव रहेगा। SCP फाउंडेशन कंट्रोल के तहत SCP-150 के प्रभाव की बेहतर स्टडी करने के लिए 2 D क्लास कर्मियों D13732 और D016002 दोनों ही पैरासाइट से इन्फेक्टेड थे और एसिमिलेशन प्रोसेस करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से आगे बढ़ने दिया गया। कुछ संकेत हैं कि D016002 ब्रेन की सूजन का अनुभव कर रहा था। एक डीकम्प्रेसिव फ्रेनिटोमी किया गया, एक प्रक्रिया जिसमें ब्रेन पर दबाव को दूर करने के लिए स्कल के हिस्से को हटा दिया जाता है। इस सर्जरी में फाउंडेशन के रिसर्चर्स को SCP-150 की प्रोग्रेस को फर्स्ट हैंड रूप से देखने का मौका देने का फायदा था। लेकिन उसके स्कल के हिस्से को हटा दिए जाने के बाद साइंटिस्ट ने नहीं पाया कि उसके ब्रेन में सूजन आ रही थी। उन्होंने उसका दिमाग ही नहीं पाया, बल्कि उस जगह में SCP-150 के कई इंस्टेंस देखे जहां उसका ब्रेन होना चाहिए। D क्लास के स्कल को सुन करने के लिए पार्शियली बेहोश कर दिया गया था, लेकिन प्रक्रिया के दौरान वो कॉन्शियस रहा था और साइंटिस्ट ने उससे कई सवाल पूछे जिनका वो जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम था। उन्होंने कुछ पैरासाइट्स को हटाना शुरू किया और जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया, उसके जवाब धीमे और कम होते गए। ऐसा प्रतीत होता है कि SCP-150 इंस्टेंसेस ने न केवल उसके ब्रेन को खाकर उसकी जगह ली थी, बल्कि वो खुद उसका ब्रेन बन गया था। अगले एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो SCP-150 के इंस्टेंसेस का उपयोग करेंगे, जिन्हें D13732 के नर्वस सिस्टम से हटा दिया गया था। इस खोज के बाद कि उसके पूरे नर्वस सिस्टम को भी पूरी तरह से SCP-150 द्वारा बदल दिया गया था, उसके ब्रेन कैविटी से लिए गए पैरासाइट्स को D016002 में रखा गया था और रिजल्ट्स इनक्रेडिबल से कम नहीं थे। उस समय के बाद जहां जीव उसके स्कल के भीतर खुद को मूव और रीअरेंज करते हुए दिखाई दिए, उसे होश आ गया। एक बार जागने के बाद न केवल उसके कॉग्निटिव फंक्शंस में तुरंत सुधार हुआ। जब उससे अपना नाम बताने के लिए कहा गया तो उसने बताया कि ये माइकल था, D13732 का नाम। ये नहीं पता कि SCP-150 इस अजीबोगरीब पेक्यूलियर लाइफ साइकिल में क्यों एंगेज है, लेकिन ये मानव के लिए जो खतरा है और उसे बनाए रखने में कठिनाई की वजह से SCP फाउंडेशन ने इसे कैटर के रूप में क्लासिफाई किया है। कुछ रिसर्चर्स ने पैरासाइट को शिप ऑफ थ्यूसिस बोला है, एक प्ले जो कि एक फिलोसफिकल नोशन पर है, जो सवाल करता है कि कुछ ऐसा है जिसके सभी हिस्सों को बदल दिया गया है, फंडामेंटली वही है, या यदि ये कुछ नया बन गया है। शायद SCP-150 से इन्फेक्टेड लोगों का ऑब्जर्वेशन इस मिलीनिया ओल्ड क्वेश्चन पर कुछ रोशनी डाल सकता है। जिन इन्फेक्टेड मरीजों को स्टडी किया जा रहा है, उन्हें लेवल 3 बायोहैजर्ड कंटेनमेंट सेल्स में रखा जाना है, जिसमें एक होस्ट से ज्यादा नहीं होंगे। SCP-150 अडल्ट्स और अंडे के कल्चर्स को
साइट 42 इन्फेक्शियस मटेरियल स्लैब में वैक्यूम सील्ड ग्लास फ्लास्क में रखा जाता है और फाउंडेशन स्टैंडर्ड पैथोजन हैंडलिंग प्रोसीजर्स का हर समय पालन किया जाना जरूरी है। यदि SCP-150 की कोई भी इंस्टेंसेस कंटेनमेंट के बाहर पाई जाती हैं, तो उसे तुरंत जला दिया जाएगा। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और एंट्री देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम SCP फाउंडेशन की क्लासिफाइड आर्काइव्स में आगे से आगे बढ़ रहे हैं।